नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बंधु। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम मौर्योत्तरकाल। मौर्योत्तरकाल के बाद बिहार जीके में, जैसे कि आप सब जानते हैं, बिहार जीके पढ़ रहे हैं और बिहार सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास में आज हमें पढ़ना है मौर्योत्तरकाल। इनके मौर्यों के बाद के जो शासक आए थे उनके बारे में पढ़ना है। मौर्योत्तरकाल में पढ़ेंगे हम सबसे पहले शुंग वंश। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुंग वंश की जो स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी 185 बीसी में। 185 बीसी में मौर्य वंश का अंत हुआ था और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी, अपनी राजधानी को विदिशा बनाया था, जबकि मौर्य वंश के शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आज आप शुंग वंश। तो भागों में विभाजित कर लेते हैं, तो लिखते हैं हम शुंग वंश। शुंग वंश, ठीक है। ये जो था 185 से 72 बीसी तक रहा। 185 बीसी से 72 बीसी तक इनका शासनकाल रहा, ये वंश रहा। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ। चलिए, सही चमक रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो बात करेंगे शुंग वंश के संस्थापक की। तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वे थे आपके पुष्यमित्र शुंग। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे और इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश को ही प्रथम ब्राह्मण वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें इसकी राजधानी की, तो इसने अपनी राजधानी जो बनाई, राजधानी इन्होंने विदिशा को बनाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। ठीक है, तो पुष्यमित्र ने विदिशा को अपनी राजधानी स्थापित किया था। इसके बाद बात करें, इसके बाद हम लोग बात करेंगे राजधानी हुई। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के लगभग 1000 भिक्षुकों के सर कटवा कर सरयू नदी में डलवा दिया था। ठीक है, तो इनको इसीलिए बौद्ध धर्म का विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म के विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे बौद्ध धर्म का विनाशक भी जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक के द्वारा जो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था उसको भी नष्ट पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही करवा दिया गया था। इसके अलावा इसने भरहुत के स्तूप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि भरहुत के स्तूप का निर्माण भी, ठीक है, शुंग वंश के शासनकाल में ही हुआ था या शुंग वंशों के शासनकाल में ही हुआ था। इनके जो पुत्र थे जिनका नाम था अग्निमित्र शुंग, ठीक है, अग्निमित्र शुंग, तो वे बौद्ध धर्म के संरक्षक माने जाते हैं, जबकि इनके पिता पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग को पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। किसको? पुष्यमित्र शुंग को। पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें इसी का, ठीक है, तो इसने अपने शासनकाल में, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, वो नष्ट करवाए थे। 84,000 स्तूप नष्ट करवाए थे। 84,000 स्तूप इसने
नष्ट करवाए थे। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है और इन्होंने 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था। इसके बाद बात करें, अगर पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, और इनके जो पुरोहित हुआ करते थे या पंडित हुआ करते थे उनका नाम था पतंजलि। पतंजलि ने इनके शासनकाल में इनके शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। पतंजलि जो महाभाष्य के रचयिता थे। ठीक है, इन्होंने इन्हीं के शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही एक पुस्तक लिखी गई थी पतंजलि के द्वारा, महाभाष्य नामक पुस्तक। पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक लिखी और संस्कृत व्याकरण की रचना भी किसके द्वारा की गई थी? पतंजलि के द्वारा की गई थी। और पतंजलि के द्वारा ही योग की शुरुआत की गई। एक बार हम लिख लें, योग की शुरुआत भी पतंजलि के द्वारा की गई थी। तक सही चमक रहा है? सही चमक रहा है, चलो ठीक है। योग की शुरुआत भी इसी के द्वारा की गई थी और इसी के शासनकाल में हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ था और वो पुष्यमित्र शुंग ने उनको पराजित किया था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही हिंद यूनानी आक्रमण भी हुआ था। लिखो, पुष्यमित्र शुंग के काल में हिंद यूनानी आक्रमण हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने हिंद यूनानी आक्रमण को असफल कर दिया था या उसको पराजित कर दिया था। ठीक है, एक ऐसा कहा जाता है कि भरहुत का जो स्तूप है उसका निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही हुआ था। भरहुत का स्तूप पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही बनाया गया। ठीक है, तो ये थी बातें कुछ पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के बारे में। इसके बाद इनके जो पुत्र बने, ठीक है, अगले जो शासक बनेंगे उनका नाम था अग्निमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र शुंग शासक बने और ऐसा कहा जाता है कि मालविका एक राजकुमारी हुआ करती थी और अग्निमित्र, ठीक है, इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में कालिदास के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, उसी पुस्तक से इनके शासनकाल की जानकारी मिलती है और ऐसा कहा जाता है कि अग्निमित्र शुंग ने, ठीक है, अपने पिता के द्वारा गिराए गए स्तूपों का दोबारा से मरम्मत करवाई थी। ठीक है, मरम्मत इसने करवाई थी। अशोक के द्वारा बनवाए गए जो स्तूप थे उन सब की इसने दोबारा से मरम्मत करवाई या रिपेयरिंग इसने करवाई थी। तो लिखो, कालिदास की पुस्तक, कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम से अग्निमित्र शुंग के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इसने अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तूपों की मरम्मत
मरम्मत करवाई थी, मरम्मत करवाई थी। ठीक है। तो अग्निमित्र शुंग जो पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक बने, इनकी जानकारी मालविका अग्निमित्रम नामक पुस्तक से मिलती है, जो लिखी गई थी किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। और कालिदास कौन से वंश में शासक, कौन से वंश में या कौन से काल में रहे हैं? तो गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त काल में कालिदास के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त काल के शासकों के बारे में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब बात करें अग्निमित्र शुंग की। तो अग्निमित्र शुंग ने, ठीक है, अग्निमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तूपों की निर्माण करवाई थी, जो मरम्मत करवाई थी। और इसके अलावा इसी ने, ठीक है, इसी ने सांची के स्तूप, ठीक है, विशेष रूप से सांची के स्तूप की भी मरम्मत करवाई थी, जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सांची के स्तूप की भी इसने मरम्मत करवाई थी। ठीक है। इस वंश का जो अंतिम शासक था उसके बारे में अगर बात करें तो देवभूति था, और देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी थी, और वासुदेव ने उसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। ठीक है, वासुदेव के बारे में लिख लेते हैं। इस वंश का अंतिम शासक या शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था देवभूति। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और इसकी हत्या इसी के एक मंत्री वासुदेव ने कर दी थी। ठीक है, इसकी हत्या वासुदेव ने कर दी। अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या इसके मंत्री, नाम था वासुदेव। वासुदेव ने कर दी, इसकी हत्या वासुदेव ने कर दी। ठीक है, तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति था, और देवभूति की हत्या उसी के एक सेनापति या मंत्री कह लो, ठीक है, जिसका नाम था, या महामंत्री कह लो, वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी थी, और एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। तो अगर जो वंश पढ़ना है हमें, कण्व वंश पढ़ना है, कण्व वंश। कण्व वंश जो चलेगा आपका 72 BC से 28 BC तक, 72 BC से 28 BC तक रहेगा। ठीक है, तो शुंग वंश के बारे में वो बात कर लेते हैं। शुंग वंश का जो शासनकाल रहा 185 BC से 72 BC तक रहा, और इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था बृहद्रथ, उसी का सेनापति हुआ करता था, और उसकी हत्या करके इसने एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश को ब्राह्मण वंश के नाम से भी जाना जाता है, और इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण, वो 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था। और इसके अलावा इसने 1,000 बौद्ध भिक्षुकों के सर कटवाकर सरयू नदी में डलवा दिए थे। इसके अलावा और बात करें इसके शासनकाल में, इसी के शासनकाल में पतंजलि नामक एक विद्वान रहा करता था, ठीक है, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। इसके अलावा महाभाष्य नामक पुस्तक इसी के द्वारा लिखी गई, और संस्कृत का व्याकरण भाषा में, ठीक है, संस्कृत व्याकरण का रचना जो की गई थी वो भी पतंजलि के द्वारा की गई थी। और पतंजलि ने ही योग की शुरुआत की, पतंजलि के द्वारा ही योग की शुरुआत की गई। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यूनानी आक्रमण हुआ था, और उन हिंद यूनानियों को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया था। इसके अलावा इसके शासनकाल में एक जानकारी प्राप्त होती है कि भरहुत का जो स्तूप का निर्माण करवाया था वो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही हुआ था। इसके अलावा अगले जो शासक बनेंगे अग्निमित्र शुंग बने। अग्निमित्र शुंग के शासनकाल की जानकारी जो प्राप्त होती है, कालिदास की एक पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम, जो गुप्त वंश के समय गुप्त काल में लिखी गई थी। ठीक है, इस पुस्तक से जानकारी प्राप्त होती है अग्निमित्र शुंग के बारे में, और इसने अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तूपों की मरम्मत करवाई थी, और विशेष रूप से सांची के स्तूप की इसने मरम्मत करवाई थी। इसके बाद शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था देवभूति, और देवभूति की हत्या की थी इसने वासुदेव ने, और वासुदेव ने इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था कण्व वंश। ठीक है,
कण्ववंश। अब बात करेंगे कण्ववंश के बारे में, तो ये इसका जो शासनकाल रहा कण्वों का 72 BC से 28 BC तक रहा। 72 BC से 28 BC तक रहा। और अब बात करें कण्ववंश का संस्थापक। तो कण्ववंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव। वासुदेव कण्ववंश का संस्थापक था। ठीक है, इस वंश के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसके बाद जो है इस वंश का अंतिम जो शासक था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सुशर्मा था, ठीक है, जिसकी हत्या उसी के सेनापति सिमुक के द्वारा कर दी गई थी। अंतिम शासक तो कण्ववंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था आपका सुशर्मा। सुशर्मा कण्ववंश का अंतिम शासक था और इसकी जो हत्या की इसी के सेनापति जिसका नाम था जी सिमुक। इसी का सेनापति था जिसका नाम था सिमुक। सिमुक नामक सेनापति के द्वारा, ठीक है, सुशर्मा की हत्या कर दी गई और एक नए वंश की स्थापना की गई जिसको जाना जाता है सातवाहन वंश के नाम से। ठीक है, सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसको जाना जाता है क्या, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है और सातवाहन वंश में कई शासक हुए। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है और सातवाहन वंश का जो सबसे महान शासक था वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो 106 से 130 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अब बात करेंगे हम सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा जैसे बिहार के संबंध में, सातवाहन वंश बिहार में नहीं था, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में था, तो इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। सातवाहन वंश सातवाहन वंश के बारे में बात करेंगे। संस्थापक कौन थे इसके? सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था या सबसे महान शासक उनका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे महान शासक था जो कब से कब तक रहा? 106 से 130 ईस्वी तक इसने शासन किया। 106 से 103 ईस्वी तक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शासन किया। ठीक है, तो इसने यहाँ तक शासन किया था। ठीक, इसके बाद अब देखिए ये बिहार में नहीं था इसलिए इसके संबंध में ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है। अब अगला जो वंश पढ़ना है हमें बिहार के संबंध में, उसको पढ़ना है कुषाण वंश को। ठीक है, कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे और कुषाण वंश की जो जानकारी प्राप्त होती है हमें अनेक अभिलेखों, अनेक स्रोतों से प्राप्त होती है। तो अब अगला जो हेडिंग डालना है आपको वो डालना है कुषाण वंश। कुषाण वंश कुषाण वंश के बारे में बात करते हैं जी। अब कुषाणों का जो मूल स्थान माना जाता है वो माना जाता है जी पश्चिमी चीन को। ठीक है, मूल स्थान कुषाणों का मूल स्थान माना जाता है पश्चिमी चीन को। यह कहा जाता है कि ये चीन की एक जनजाति थी जो चरागाह की खोज में भारत आए थे। ठीक है, और इस वंश में अगर कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक हुआ वो हुआ है कनिष्क। ठीक है, कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक हुआ है उसका नाम था, लिख देता हूँ मैं, कुषाण
महान शासक, कुषाण वंश का जो महान शासक था उसका नाम था कनिष्क। कनिष्क इस वंश का सबसे महान शासक था जिसका नाम था कनिष्क, ठीक है। और कनिष्क ने 78 BC में शक संवत चलाया था। शक संवत कनिष्क के द्वारा ही चलाया गया था, ठीक है, लिख लीजिए। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। कनिष्क ने 78 AD में शक संवत चलाया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में या 78 AD में शक संवत चलाया था और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है, इसी के शासनकाल में चलाए गए थे या इसी से संबंधित हैं, ठीक है। शुद्ध स्वर्ण सोने के सिक्के इसी ने चलाए और मूर्ति कला, गंधार कला और मथुरा कला की शुरुआत भी इसी के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। क्या क्या? शुद्ध सोने के सिक्के, इसके अलावा मूर्ति कला, गंधार शैली, ठीक है, मूर्ति कला में गंधार शैली और मथुरा शैली की शुरुआत इसी के शासनकाल में हुई। तो वो कनिष्क के बारे में और लिख लीजिए। शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इसके अलावा मूर्ति कला में गंधार और मथुरा शैली, ठीक है, दोनों की शुरुआत भी इसी के शासनकाल में हुई थी या कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। पहली शताब्दी में कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया था। इसी को भी आप ऐड कर लीजिए। प्रथम शताब्दी में इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, इसने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ और बौद्ध भिक्षा पात्र लेकर कुषाण वापस आया था, ठीक है। कहाँ से? ठीक है, अश्वघोष जो है बौद्ध भिक्षा पात्र को लेकर कुषाण वापस आ गया था या कनिष्क वापस आ गया था, ठीक है। तो पहली शताब्दी में इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके वहां से एक विद्वान को लेकर आए थे ये, जिसका नाम था अश्वघोष। कनिष्क जो है अश्वघोष तथा भिक्षा पात्र होता है, भिक्षा पात्र, ठीक है, एक भिक्षा पात्र होता है जिसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा पात्र को लेकर आया था, ठीक है। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी 16वीं शताब्दी में तिब्बत के एक बौद्ध भिक्षुक तारानाथ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, जिसका नाम था तारानाथ। कब आया था वो? 16वीं शताब्दी में, ठीक है। इसकी जानकारी 16वीं शताब्दी में आए तिब्बत भिक्षुक तारानाथ से प्राप्त होती है, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। तो इसी के शासनकाल में अब और अगर बात करें कनिष्क के शासनकाल में, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया था, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में, और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे, ठीक है। और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में विभाजित हो गया था
और ये जो आपकी बैठक हुई थी या चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था वो 78 BC में कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। तो लिखो चतुर्थ बौद्ध संगति या चौथी बौद्ध महासभा, चौथी बौद्ध महासभा 78 ईस्वी, 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित करवाई गई, आयोजित हुई। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे आपके उपाध्यक्ष थे अशोक घोष, उपाध्यक्ष थे आपके अशोक घोष। अशोक घोष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अशोक घोष का नाम नहीं चमक रहा, एक मिनट, अशोक घोष को यहाँ से समाप्त कर देते हैं। इस बैठक के जो उपाध्यक्ष थे वे थे अशोक घोष, मैं ऊपर ले देता हूँ उसको। अशोक घोष इस बैठक के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो बात करें कनिष्क के शासनकाल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो कनिष्क के बारे में थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ। कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक था उसका नाम था कनिष्क, ठीक है। और ये माना जाता है कि जो आपके जो कुषाण जो आए थे भारत में वो पश्चिम चीन से चारागाह की फौज में आए थे, ठीक है। अब बात करें कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क ने 78 AD में शक संवत चलाया था, शक संवत को चलाया था। इसके द्वारा इसने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए और मूर्तिकला की जो दो विशेषता है, एक गांधार शैली और एक है मथुरा शैली। दोनों शैलियों की शुरुआत इसी के शासनकाल में हुई और प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसने, ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और वहां से इसको अशोक घोष तथा भिक्षापात को लेकर आया था। ये दो चीजें प्राप्त हुई थी। अशोक घोष एक विद्वान था, ठीक है, बौद्ध धर्म का, और इसी के प्रभाव में आकर कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इसके बाद बात करें, इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है वो 16वीं शताब्दी में एक तिब्बत यात्री भारत आए थे जिसका नाम था तारानाथ, उनसे प्राप्त होती है। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन इन्हीं के शासनकाल में हुआ, जो सबसे प्रमुख है, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था 78 AD में कश्मीर के कुंडलवन में, और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो वसुमित्र के द्वारा की गई थी। जबकि इससे पहली जो एक सबसे पहली बौद्ध संगति, ठीक है, 483 BC में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। सबसे पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। दूसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन 383 BC में हुआ वो हुआ था आपका, जो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन आपका वैशाली में हुआ कालाशोक के शासनकाल में। और तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन जो किया गया था वो किया गया था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो किया गया, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर किया गया था। और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे अशोक घोष, ठीक है। और इसी बैठक में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, दो भागों में विभाजित हुआ। दो भागों में विभाजित हुआ। नंबर 1 हीनयान और नंबर 2 महायान। हीनयान और महायान नामक दो भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। कौन सी बौद्ध संगति में? चौथी बौद्ध संगति में। तो चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। ओके, तो ये आपका मौर्य काल के अंतर्गत हमने आज जो पढ़ा है सुंग वंश पढ़ा। सुंग वंश के बाद कर्ण वंश और कर्ण वंश के बाद, ठीक है,
कुषाण वंश। कुषाण वंश में हमने सबसे जो प्रमुख पढ़ा है कनिष्क को पढ़ा है, क्योंकि बिहार के संबंध में सिर्फ कनिष्क के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इसने बिहार पर आक्रमण किया था प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। इसलिए यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा यहाँ से चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चौथी बौद्ध संगति जो हुई कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी, और इसके उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। प्रमुख इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस बैठक में बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया, हीनयान और महायान। इसके अलावा कनिष्क के शासनकाल में जानकारी प्राप्त होती है कि सोने के सिक्के सबसे अधिक या सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो कनिष्क के द्वारा चलाए गए थे। जबकि सोने के सिक्कों की भारत में जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी हिंद यूनानी शासकों के द्वारा सोने के सिक्कों की शुरुआत की गई, और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किए वो कनिष्क के द्वारा किए गए थे। जबकि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके शासनकाल में जारी होंगे, तो वे गुप्त वंश के या गुप्त काल में जारी होंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी आज की आपकी, इस क्लास को पूरा कर दिया गया है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। नमस्कार।